एक गांव में रमेश और राजीव नाम के दो भाई रहा करते थे। राजीव की आर्थिक स्थिति अपने भाई रमेश के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। एक दिन गांव के सरपंच के साथ रमेश राजीव की दुकान पर आता है। और राजीव भाई, क्या हाल है? काम धंधा कैसा चल रहा है? बस सब बढ़िया है भाई, काम धंधा भी ठीक ही चल रहा है। अरे राजीव, कितनी आश्चर्य की बात है ना, तुम मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटे हो और हम दोनों ने बर्तनों की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी। और आज देखो, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। ये सब तो किस्मत का खेल है भाई, लेकिन हम इस किस्मत के आगे क्या कर सकते हैं। कई बार तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपना और अपने परिवार का पेट भी भर सकूं। लेकिन सच मानो मेरे भाई, हम इसमें भी सब बहुत खुश हैं और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अरे राजीव, तुम कितना भी दिल को तसल्ली दे लो, लेकिन तुम हो तो परेशान ही। जब मैं अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ काम के लगा हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहोगे? कोई बात नहीं भाई, हमारी भी जल्दी किस्मत पलटेगी। किस्मत के ऊपर कब तक रहोगे मेरे भाई? मैं तो तुम्हें सलाह देने आया हूँ। तुम्हारा घर हाईवे रोड के बराबर से है और इस टाइम पर ऐसी जमीनों की कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। मेरी मानो तो अपनी वो छोटी सी झोपड़ी बेच दो। तुम्हारी झोपड़ी में है ही क्या, बारिशों में वो टपकती रहती है और ना ही घर के अंदर कुछ सामान है। तुम मेरे घर आके रहने लगो और उस झोपड़ी को बेच दो। जितने भी पैसे मिलेंगे उनसे तुम एक नया घर भी खरीद लोगे और अपना कुछ व्यवसाय भी कर लोगे। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूँ? मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूँ खुश हूँ और हमें किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। तभी पीछे से गांव का सरपंच बोलता है, अरे राजीव, देख लो तुम्हारे बड़े भाई कितने अच्छे हैं। तुम्हारी परेशानी को देखते हुए वो तुमको अपने घर रखना चाहते हैं। आजकल ऐसा कौन सा भाई है जो अपने घर रखे किसी को? हाँ राजीव, तुम मेरे घर पे बोझ नहीं हो। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम बोझ हो? अरे हम विवाह से पहले भी तो साथ ही रहते थे ना एक घर में। अब भी रह लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही तुम्हारी जमीन बिक जाएगी वैसे ही तुम अपना कोई नया घर ले लेना और फिर चले जाना उस घर में। और जितने पैसे बचे उनसे तुम अपना नया कारोबार करना। बाकी तुम्हारी मर्जी, सोचकर मुझे कल को बता देना। इतना बोलकर वो राजीव की दुकान से अपने घर वापस लौट जाते हैं। सरपंच रमेश से बोलता है, अरे रमेश, क्या तुम उसे सच में अपने घर रखोगे? तुम तो उससे बहुत चिढ़ते हो और तुमने तो उसकी हिस्से की जमीन में भी बहुत घपला किया था, जिसका सिर्फ तुम्हारे बाबा को पता था। लेकिन वो तो चल बसे, अब उसे बताएगा कौन? अरे सरपंच जी, कौन उसे अपने घर में रखेगा? जब मैंने उसकी जमीन हड़प ली, बस एक यही तो जमीन बची है उसके पास। इस पर ही तो नजर है मेरी। जैसे ही ये जमीन बिक जाएगी वैसे ही सारे पैसे मैं ही रख लूंगा। इसको फिर धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। और जब मैंने जमीन पर घपला किया तो सारा कुछ बाबा को पता था, लेकिन बाबा जब इसे बताने आ रहे थे तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेचारे चल बसे। और आज तक उस जमीन का इसको कुछ पता नहीं। बेचारा उस छोटे से टुकड़े में ही रह रहा है, लेकिन मैं अब वो भी उससे छीन लूंगा। अरे रमेश, बेचारे के पास एक वो छोटा सा टुकड़ा और एक दुकान ही तो बची है। उसके पास दुकान छोड़ देना, नहीं तो बेचारा रोड पर आ जाएगा। है तो तुम्हारा भाई। हाँ सरपंच जी, देख लूंगा अगर तरस आया तो। वैसे तो मेरी नजर तो उसकी दुकान पर भी है। रमेश बहुत लालची इंसान था और वो अपने छोटे भाई से बहुत जला करता था। इसीलिए उसने जमीन पे भी बहुत घपला किया और उसे थोड़ी सी जमीन दी और बाकी सब उसने खुद ने रख ली। उस जमीन का सिर्फ उसके बाबा को ही पता था, लेकिन उसके बाबा दुनिया से चल बसे। इसीलिए राजीव को आज तक उस जमीन का कुछ पता नहीं। राजीव अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, आज बड़े भैया अपनी दुकान पर आए थे और वो बोल रहे थे कि अपनी रोड वाली जमीन बेच दो। अगर हम इस झोपड़ी को बेच देंगे तो इसके पैसे अच्छे मिलेंगे। इससे हम नया घर भी खरीद सकेंगे और कुछ नया कारोबार भी कर सकेंगे। ये बर्तनों की दुकान तो नहीं चल रही। मेरे हाथ के बर्तन होते तो अच्छे हैं, लेकिन अपने गांव का कोई खरीदता ही नहीं है। और फिर हमारी तनु बेटी 12 साल की हो चुकी है। जल्दी हमें उसकी विवाह की भी तैयारी करनी होगी। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बड़े भैया ने घपला कर दिया तो? अरे नहीं, ऐसे नहीं है बड़े भैया।
मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मेरा ख्याल करेंगे और उन्होंने मेरा ख्याल करते हुए हम सबको अपने घर पे रखने के लिए भी कहा है। जब तक हमें घर मिलेगा तब तक हम उनके घर पर ही रहेंगे। अच्छा जी, लेकिन एक बार सोच लीजिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरा पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। अरे कुछ गलत नहीं होगा, बड़े भैया हैं तो। ये सोचकर राजीव अगले दिन ही रमेश के घर पहुंचता है। रमेश भैया, हमें ये सौदा मंजूर है, आप हमारी जमीन बिकवा दीजिए। अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजीव। अब जाओ, अपने परिवार को तुम यहाँ ले आओ। फिर राजीव अपने बीवी बच्चों को रमेश के घर ले आता है। उन सबको देखकर रमेश की बीवी जल भुन जाती है और वो चिल्लाते हुए रमेश से बोलती है, क्या है जी, अब मुझे इन फटीचर के साथ रहना पड़ेगा। इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं, ऐसा लगता है जैसे सालों से कपड़े नहीं पहने हैं इन लोगों ने। अरे अरे धीरे बोलो, नहीं तो मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। इन्हें सिर्फ तुम्हें 2-3 दिन ही रखना है। उसके बाद जैसे ही जमीन के पैसे मेरे हाथों में आएंगे वैसे ही मैं खुद इन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। 2-3 दिन? अरे मैं इन्हें 1 मिनट बर्दाश्त न करूं। अरे अरे धीरे बोलो, नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। 2-3 दिन ही तो रखना है, रख लो। फिर रमेश उस जमीन का सौदा कर देता है और अगले ही दिन रमेश को उसके पैसे मिल जाते हैं। राजीव को उनके घर रहते हुए 3 दिन हो जाते हैं। राजीव अपने भैया से बोलता है, अरे भैया, 3 दिन हो चुके हैं और मुझे अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं लग रहा। अब आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं कोई नया घर देख लेता हूँ और अपना कोई कारोबार भी कर लेता हूँ। इस पर रमेश गुस्साते हुए बोलता है, अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? अरे रमेश भैया, जो जमीन के पैसे जो तुमने बिकवाई है मेरी। अरे राजीव, मैं तो ये तुम्हें बताना भूल ही गया। जिसने मुझसे जमीन खरीदी थी वो तो धोखेबाज निकला। उसने तो उस जमीन को बेच दिया और बिना पैसे दिए हुए वो विदेश भाग गया। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर राजीव टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम अपने बीवी बच्चों को लो और जल्दी यहाँ से निकलो। मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, वो ज्यादा दिन तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए तुमसे इज्जत से कह रहा हूँ, नहीं तो मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें धक्के दे के बेइज्जती करके बाहर निकालेगी। फिर वो सब रोते हुए और उदास मुंह से उसके घर से निकल जाते हैं। राजीव उन्हें अपनी दुकान में ले जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक वो दुकान ही थी जो उनका सहारा थी। वो सब उस दुकान पे चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उसकी पत्नी राजीव से कहती है, देखा जी, भैया पे हमने जितना भरोसा किया उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया और हमें बेघर कर दिया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भैया पे भरोसा करके बहुत बुरा किया। उन्होंने तो हमारे साथ धोखेबाजी की है। हाँ जी, लेकिन अब तो हमें कुछ करना ही होगा। अब हमारे पास घर भी नहीं है, सिर्फ एक ये दुकान है और ये दुकान भी नहीं चल रही है। अब तुम ऐसा करो, ये सारे बर्तन शहर में लेके जाओ, वहाँ पे जाके बेचो, क्योंकि गांव के लोग तो इसलिए नहीं खरीदते हैं तुम यहीं के हो। बाकी तो तुम्हारे बर्तन बहुत अच्छे हैं, तुम जाके तो देखो, वहाँ पर जरूर तुम्हारे बर्तन बिकेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे यही करना होगा। अगले दिन वो बर्तन शहर बेचने जाता है और उसके शाम तक सारे ही बर्तन बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुम ठीक कह रही थी, यहाँ पे तो मेरे बर्तन नहीं बिके, लेकिन जैसे ही मैं शहर लेकर गया सबको मेरे बर्तन इतने पसंद आए कि सारे ही बर्तन जल्दी जल्दी बिक गए। उस दिन से वो सब और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे बर्तन बनाने लगते हैं। ये देखकर रमेश और ज़्यादा जलने लगता है। वो सरपंच से बोलता है, अरे मैंने तो सोचा था इसका घर छिन जाएगा तो ये बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, लेकिन इसने तो फिर से तरक्की कर ली। अब रही इसकी दुकान, इसको भी मैं इससे छीन लूंगा। अगले दिन जब वह बर्तन बेचकर घर लौट रहा होता है तभी बहुत तेज की धूप हो रही होती है। उसको थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, इसीलिए वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर वो आराम करने लगता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और बोलता है, बेटा क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल अब्बा जी, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ के नीचे मेरा तो नाम नहीं लिखा। यहाँ पर सब लोग बैठ सकते हैं और आप बैठिए। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। जी हाँ अब्बा जी, ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। और वो उन्हें पानी दे देता है। वो बूढ़े अब्बा बहुत प्यासे थे, वो जल्दी जल्दी सारा पानी पी जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा तुम बहुत भले दिखाई देते हो, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसीलिए ये लो,
ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई को तुम अपने पास रख लो। ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, ये तुम्हारी मदद करेगी। अरे नहीं अब्बा जी, ये कढ़ाई आप अपने पास ही रखें। मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ और मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ। चाहे थोड़ा है ज़्यादा, मैं उसी से ही खुश हूँ। मुझे ये कोई कढ़ाई नहीं चाहिए। इस कढ़ाई से आप अपना कुछ कर लेना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्द ही तुम्हें इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी तुम्हें इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़े तुम यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। इतना बोलकर वो बूढ़े अब्बा वापस लौट जाते हैं और राजीव भी अपने घर लौट आता है। तभी रमेश उसकी दुकान पर आता है और उसे दुकान से निकाल देता है और बोलता है, राजीव, ये दुकान भी मेरे नाम है, निकलो यहाँ से। लेकिन भैया कैसे? मैंने तो सिर्फ अपनी जमीन ही बेची थी, ये दुकान तो नहीं बेची थी ना। अरे राजीव, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मैंने सिर्फ तुम्हारी ज़मीन के कागजात पे ही तुम्हारे अंगूठे नहीं लिए थे, बल्कि इस दुकान के कागजात पे भी तुम्हारे अंगूठे लिए थे। और अब उसके मुताबिक ना कि ये दुकान बल्कि सारे बर्तन भी मेरे हैं। चलो निकल जाओ यहाँ से। वो उन सबको धक्के मार के उस दुकान से भी निकाल देता है। अब उसका परिवार बिल्कुल रोड पे आ चुका था और वो परेशान हालत में अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस जंगल की तरफ चलने लगता है और उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। तभी सामने से वही बुजुर्ग आदमी उसे आते हुए दिखते हैं और वो उससे बोलते हैं, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हें जल्द ही इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं चाहता तो ये कढ़ाई तुम्हें ज़बरदस्ती उसी वक्त दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दी, क्योंकि सब बर्तनों के साथ तुम्हारा भाई इस कढ़ाई को भी तुमसे छीन लेता। इसीलिए ये कढ़ाई मैं तुम्हें अब देता हूँ। इस कढ़ाई को ज़मीन में गाड़ देना, फिर इस कढ़ाई से ही एक बर्तनों का पेड़ निकलेगा जिसमें बहुत सारे बर्तन आया करेंगे और तुम्हारी उस बर्तन से बहुत मदद हुआ करेगी। राजीव आश्चर्यचकित होकर बोलता है, अब्बा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? किसी कढ़ाई से एक पेड़ निकल सकता है, वो भी बर्तनों का? बेटा, ये धरती रहस्यों से भरी है और यहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर बर्तनों के पेड़ उगते हैं और मैं उसी जंगल से आया हूँ। मैं यहाँ से अपने जंगल वापस लौट रहा था, तभी मुझे प्यास लगी और तुमने मेरी मदद की। तभी से ही मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो बुजुर्ग आदमी उस कढ़ाई को उसको देकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वैसा ही करते हैं और उस कढ़ाई को ज़मीन में गाड़ देते हैं। अगली सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तनों का पेड़ था। उस पर तरह तरह के बर्तन लटके हुए थे। वो थोड़े ही आगे देखते हैं कि उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो चुका था और उसके ऊपर एक बड़ा आलीशान बंगला था। उस बंगले के अंदर हर ज़रूरत का सामान था और हर तरफ तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे थे। वो उन बर्तनों को बेचता और अपने उस घर में रहने लगा। उसके बर्तन हर जगह बहुत पसंद किए जाने लगे और वो बहुत जल्दी एक अमीर इंसान बन गया। जब इसके बारे में रमेश को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया। अरे, मैंने तो उसका सब कुछ छीन लिया था, ये फिर से इतना अमीर हो गया। मैं अब इसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अब इसे ख़त्म कर दूंगा। अरे, तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने ये नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी की मृत्यु नहीं करने दूंगा। अरे सरपंच, मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और खुद उसे मारूंगा। और वो क्रोधित होकर उसके कढ़ाई के घर के पास जाता है और जैसे ही वो उसके घर के अंदर घुसता है वैसे ही एक बड़ा सा बर्तन उसके सिर पर गिरता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। काश तुम मुझसे इतना ना जलते और ना ही मुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आते, तो आज तुम भी सही सलामत होते। और उस दिन से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शादीपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम परम था और साथ ही उसकी बीवी भी रहती थी जिसका नाम स्वाति था। उसके बराबर में एक उसका पड़ोसी भी रहता था जिसका नाम चंदर और उसकी बीवी का नाम बिमला था। ये अपने घरों में बहुत ही आराम से रहते थे, जबकि चंदर के पास 2 भैंसें थीं जिससे उसका अच्छा गुजारा हो जाता था
और परम के पास कुछ भी नहीं था। वह बेचारा मजदूरी कर कर ही अपना गुजारा किया करता था और उसके पास एक थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें वह अपनी खेती किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चल जाया करता था। एक बार की बात है, एक बार बहुत तेज आंधी तूफान आने से उसकी फसल खराब हो जाती है। अरे अरे ये क्या हो गया, देखो मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मेरा इसी से तो घर चलता है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब भूखा रहना पड़ेगा। ऐ ऊपर वाले, ये तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं अपने लिए खाना कहाँ से लाऊंगा और अपनी बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा? वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन फिर वह अपने घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। स्वाति, हमारी सारी फसल आंधी तूफान आने से खराब हो गई, उसमें कुछ भी नहीं रहा, सारी फसल बह गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और अब तो कहीं मेरी मजदूरी भी नहीं हो रही है जिससे थोड़ा बहुत सहारा हो जाता। अब हम क्या करें स्वाति, मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ जी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? हे ऊपर वाले, ये तूने हमारे साथ ही क्यों किया? फिर वह दोनों खूब रोने लगते हैं और रोते रोते फिर उसकी बीवी बोलती है, चलो जी, अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम कहीं और कुछ काम देख लो। हाँ, अब कहीं और ही काम देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं जाता हूँ, एक फैक्ट्री मालिक को जानता हूँ, मैं उसी के पास जाता हूँ, हो सकता है वही हमें काम दे दे। फिर वह वहाँ से निकल जाता है और फैक्ट्री मालिक के पास पहुँच जाता है और पहुँचकर उससे बोलता है, मालिक मैं काम के लिए आया था, मुझे बहुत जरूरत है काम की। अरे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हें काम की इतनी ज़रूरत क्यों है? मालिक, मैं शादीपुर से आया हूँ और बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और मेरी बीवी भी भूखी है। मैं क्या करूँ मालिक, बड़ा परेशान हूँ, इसीलिए नौकरी मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। कृपया करके मुझे नौकरी दे दो मालिक साहब। अरे यार, मैं तुम्हारी परेशानी तो समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो बंदे पूरे हैं और इस टाइम फैक्ट्री का काम भी हल्का है। मुझे माफ़ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। अरे मालिक साहब, देख लो, चाहे मजदूरी कम दे देना, लेकिन रख लो मुझे। अब ऐसे में मैं क्या करूं, कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा आगे। बड़ी उम्मीद लेकर तो मैं आपके पास आया था और आप भी मना कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा क्या होगा मालिक साहब? देखो भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ और तुम जो मजदूरी की बात कर रहे हो तो वो अगर काम चलता तो मैं तुम्हें पूरी ही देता, लेकिन क्या करूँ, अब मेरे पास काम ही नहीं है और ऐसे में बेफालतू भी तो तुम्हें नहीं रख सकता। तुम अब फिलहाल कहीं और काम कर लो, बाद में देख लेंगे, अगर कोई जगह खाली होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो ठीक है मालिक साहब, अब तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई जगह खाली हो तुम मुझे बता देना और मैं आ जाऊंगा। फिर बेचारा किसान वहाँ से मायूस होकर अपने घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। स्वाति, मैं जिस फैक्ट्री मालिक के पास गया था ना, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे पास अभी काम नहीं है और बंदे भी पूरे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे रख लूं? जब मेरे पास बंदे कम होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम आ जाना। तो मैंने उनसे कह दिया कि जैसे ही तुम्हारे पास कोई बंदा खाली हो तुम मुझे बता देना, मैं फौरन आने लगूंगा। चलो ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं, अपनी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, हमें खाना भी भरपूर मिलेगा या नहीं। और फिर 2-3 दिन बीतने के बाद वह एक सुनार के पास जाता है जो सेठ आदमी होता है, जो गांव वालों को ब्याज पर पैसे दिया करता है। और किसान उससे जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं पैसे लेने आया था, क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? अरे हाँ, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ तुम्हें पहले गिरवी रखनी पड़ेगी। क्या है तुम्हारे पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए? नहीं सेठ जी,
गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो फसल थी वो तो सारी बर्बाद हो गई है और मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है सेठ जी। तो ऐसे कैसे पैसे मिल जाएंगे? ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, अब नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। देख लो सेठ जी, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा, आप चाहे ब्याज ज्यादा लगा लेना। देख लो सेठ जी। अरे नहीं, तुझसे बोला ना एक बार, तेरी एक बार में समझ में नहीं आता है, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से दिमाग खराब करने। चल निकल यहाँ से। फिर उसके बाद वह बेचारा वहाँ से अपने घर आ जाता है और फिर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो जो उसका पड़ोसी चंदर था वह उससे मिलता है और बोलता है, और भाई परम, क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारी तो यार सारी फसल भी खराब हो गई, ऐसे में तुम्हारा घर कैसे चल रहा होगा? अरे भाई क्या बताऊं, बड़ा ही परेशान हूँ। फसल भी सारी बर्बाद हो गई, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मैं सेठ के पास गया था तो उसने भी ब्याज पर पैसे नहीं दिए। एक जगह और काम मांगने गया था तो उसने भी कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। अब मैं क्या करूं बता, ही बड़ा ही परेशान हूं। फिर उसकी इस मजबूरी को देखते हुए चंदर सोचता है, यार ये भी तो मेरे भाई की तरह है, और मेरा भाई होता तो वो भी इतना परेशान होता। अब मैं क्या करूं? मेरे पास 2 भैंसे हैं, इसमें से अगर एक इसे देता हूं तो भी मेरा घर चलता रहेगा, लेकिन इसका बहुत भला हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं एक भैंस इसे दे देता हूँ। अरे भाई परम सुनो, तुम ऐसा करो, मेरे पास 2 भैंसे हैं, उनमें से एक तुम ले लो, एक मैं अपने पास रख लेता हूँ। तुम्हारा भी घर चलता रहेगा और मेरा भी घर चलता रहेगा। अरे भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। अब जैसे ही हम पर पैसे हो जाएंगे या हमारा घर ठीक चलने लगेगा तो या तो हम तुम्हारी भैंस वापस कर देंगे या तुम्हारी भैंस के पैसे तुम्हें दे देंगे। अरे नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब ये भैंस तुम्हारी हुई, तुम रखो इसे अपने पास। फिर वह भैंस लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है, अरे स्वाति सुनो, ये जो हमारा पड़ोसी है ना चंदर, इसने ये भैंस हमें दी है और कह रहा था कि मेरे पास 2 भैंसे हैं, एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ, तो मेरा घर भी चलता रहेगा और तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। यह कितना अच्छा है। बाकी लोग कितने स्वार्थी होते हैं, हमें किसी ने पैसे भी नहीं दिए और काम भी नहीं दिया। अपना ही अपने के काम आता है और पड़ोसी से बढ़कर अपना कौन हो सकता है। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पड़ोसी से बड़ा अपना कोई नहीं होता। और अब ये भैंस मिल गई है हमें, हम इसे दूध बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। फिर वे दोनों हंसी खुशी जीने लगते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर